जय श्री राम दोस्तों। मैं हिमंग चौबीसा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे पशु परिचर भर्ती को लेकर। सबसे पहले तो मैं जिन जिन का इस भर्ती में चयन हो रहा है और अच्छी रैंक आ रही है उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही मैं बात करूंगा कि इस पशु परिचर भर्ती में अब आगे क्या होगा। पहले अपन बात कर लेते हैं जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है उनके साथ, उसके बाद बात करेंगे अपन जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है उन्हें क्या करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप मेरे वीडियो पर आ गए हैं तो इसे लास्ट तक पूरा देखना, उसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकालना, उससे पहले कोई भी नेगेटिव कमेंट मत करना। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आगे क्या होगा। पशु परिचर भर्ती का हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब क्या होगा, जैसा कि अभी जो लिस्ट आई है वो आप देख रहे हैं कि वो डीवी की लिस्ट नहीं है, वो जनरल लिस्ट है जिसमें सारे ही कैंडिडेट्स के रोल नंबर दे दिए गए जो कि 40% प्लस ला रहे हैं। दोस्तों अब क्या होगा, अभी जो ये फाइल है जो अपने पास पीडीएफ आई थी ये जाएगी सीएमओ में, जहाँ पर अनुमति मिलने के बाद में ये जो फाइल है वो जाएगी आपके विभाग के पास, वो विभाग जो आपका डीवी कराएगा। आप मान के चलिए कि 1 महीना लगभग ये इसी में निकाल देंगे। उसके बाद आपकी फाइल इसके पास भेजेंगे। इसके बाद क्या होगा कि ये विभाग आपको डीवी के लिए बुलाएगा, उससे पहले आपके स्क्रूटनी फॉर्म स्टार्ट होंगे। स्क्रूटनी फॉर्म क्या होते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। स्क्रूटनी फॉर्म में क्या होगा कि आपका ऑनलाइन डीवी होता है, जो ऑफलाइन डीवी होता है उससे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ऑनलाइन स्कैन कराने होंगे। तो पहले आपका वो होगा, उसके ये स्क्रूटनी फॉर्म वाली जो प्रोसेस है वो लगभग 7 से 8 दिन तक चलेगी। इसके बाद में दोस्तों आपके डीवी स्टार्ट हो जाएंगे जो कि ऑफलाइन डीवी होंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है, तो आपके मोटा मोटा अप्रैल का महीना तो ये लोग सीएमओ में निकालेंगे। उसके बाद आपके विभाग के पास फाइल जाएगी, तो मोटा मोटा मान के चलिए कि 10 या 15 मई के आसपास आपके स्क्रूटनी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे जो कि आपके 22 मई तक लगभग आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्या होगा कि आपके इसके बाद में 4-5 दिन बाद या 10 दिन बाद डीवी स्टार्ट हो जाएगा जो कि आपको मई एंड में डीवी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपको मई के एंड में या फिर जून स्टार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद रिजल्ट आएगा और लगभग जुलाई या अगस्त तक आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी या फिर आपको लास्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये भी अगर प्रोसेस सही होता है और थोड़ा सा प्रेशर बनता है, आप किसी हनुमान किसान जैसे किसी बड़े नेता को रखते हैं अपने साथ और दबाव रखते हैं बोर्ड पर, तो आपकी ये कार्रवाई होगी और ये फटाफट कार्रवाई होगी। और 1% चांस है कि अभी सीएम ने भजन लाल जी जैसा वादा किया है कि जुलाई के महीने में 1 लाख नियुक्ति पत्र देंगे, तो हो सकता है कि वो पशु परिचर के बारे में भी सोच रहे हो, पर ये मुश्किल टास्क है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि अब मैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात करूंगा, किस में किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ। तो दोस्तों जैसा हमें सबको पता है कि पशु परिचर का हमारा जो एग्जाम है ये 6 शिफ्ट में हुआ था। यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान से देखना, जो मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 7 नंबर माइनस हो गए, जबकि फर्स्ट शिफ्ट वालों का जो पेपर हुआ था वो सबसे पहले हुआ था। उन्हें पेपर का कोई भी आइडिया नहीं था, ना तो उनके क्वेश्चन रिपीट हुए थे और इनमें इन बच्चों की कोई भी गलती नहीं है कि वो फर्स्ट शिफ्ट में थे। सेकेंड शिफ्ट में 2 नंबर माइनस हुए, ये तो एक बार फिर भी मानने में आता है, चलो 2-3 नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड शिफ्ट में 6 से 7 नंबर लगभग प्लस हो गए थे, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। वहीं फोर्थ शिफ्ट में तो गजब का ही काम हो गया, लगभग 9-10 नंबर इन्होंने माइनस कर दिए। ये कोई मजाक कर रहे हैं क्या बता। पांचवी शिफ्ट में दोस्तों 2 से 3 नंबर प्लस हुए और वहीं छठी शिफ्ट में तो इन्होंने मौज करा दी। जो छठी शिफ्ट में था उसके तो आनंद ही आनंद आ गया, उसके 13 से 14 नंबर इन्होंने प्लस करा दिए। दोस्तों अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब तो ये हुआ जो पहली शिफ्ट और चौथी शिफ्ट में उनके पेपर बहुत इजी आया, इनके लगभग ये 10th लेवल का एग्जाम था तो 5th लेवल का इन्होंने पेपर दे दिया या 4th ग्रेड लेवल का इन्होंने पेपर दे दिया। और यहाँ 13-14 नंबर बढ़ाने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इनके आरएस लेवल का पेपर आएगा। तो इसमें किसकी गलती है,
इसमें क्या हमारी गलती है? अब मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो भी सेलेक्ट नहीं हुए या फिर इस नॉर्मलाइजेशन के खेल की वजह से कहीं न कहीं सिलेक्शन लेने से रह रहे हैं या जिनकी रैंक पीछे हो रही अच्छे नंबर होने के बावजूद भी, जो सोच रहे थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पर ये जो नॉर्मलाइजेशन का खेल है उसने पूरा गेम बिगाड़ दिया है और कईयों की मौज करा दी है। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। जैसे कभी क्या होता है, क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, कई बार आउट ऑफ सिलेबस अपन को क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं, अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, और कई बार ये नॉर्मलाइजेशन हो जाता है जिसमें कई सारे योग्य कैंडिडेट रह जाते हैं। और जैसे मैं आपको बताऊंगा, आपने वो एक डायलॉग सुना होगा, अगर आप योग्य हो और आपकी योग्यता को नहीं पहचाने तो तकलीफ होती है। ये बात बिल्कुल सही है। इस बात को ये बड़े बैठे हुए लोग नहीं समझ सकते कि बच्चा साल भर तक तैयारी करता है, सालों साल तैयारी करता है, किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट बनाता है, उसका एग्ज़ाम देता है, उसमें अच्छे नंबर भी ला रहा होता है, उसको उसके घर वालों को उससे पूरी उम्मीद होती है, वो हर जगह कह देता है कि और खुश होता है और एक्सप्रेस कर देता है कि मेरे नंबर आ रहे हैं, मैं पास हो रहा हूँ, पूरा कॉन्फिडेंस होता है, और फिर ऐसी घटना होती है तो उस पर क्या बीतती है ये वहाँ बैठे हुए लोग नहीं समझ सकते हैं। दोस्तों पर मैं आपको, और क्या निराशा आ जाती है इंसान में, आगे तैयारी करने का मन नहीं होता है, और भी कई सारी बातें हैं। और दोस्तों मैं आपको इतना ही कहूँगा, आपको निराश नहीं होना है, आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो हो गया सो हो गया। अब आप आगे क्या कर सकते हैं? आगे अभी बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, जैसे पटवार का आ रहा है, वीडियो का आ रहा है, टीचर्स के एग्जाम है, और भी कई सारे राजस्थान पुलिस का एग्जाम आ रहा है, 4th ग्रेड की बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है। अब आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा और पूरे माइंडसेट के साथ इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको फिर से एक बार मैदान में उतरना पड़ेगा, आपको फिर से रणनीति बनानी पड़ेगी, आपको अपना ऑरा सकारात्मक करना पड़ेगा। जो भी नेगेटिव लोग हैं उनसे अब आपको दूर होना पड़ेगा। अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको इस पे अब अपना पूरा का पूरा ध्यान लगाना है और आपको सिलेक्शन लेना है, आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको एक बार फिर से एनालिसिस करना है कि आप में कहाँ कमी रही, आप कहाँ और कितना अच्छा कर सकते हैं। आपको वापस से कोर्स कंप्लीट करने, टेस्ट सीरीज, आपको पूरे उस प्रोसेस से एक बार फिर गुजरना है और आपको अपना बेहतर देना है। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक अभी मूवी आई थी, उसमें बहुत अच्छा डायलॉग था कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, जो हार गए बिन लड़े उन पर धिक्कार, उन पर है धिक्कार। तो दोस्तों आप अपना पूरा जोर लगा लो, हो सकता है कि आपकी सफलता इंतजार कर रही हो, आप मेहनत करें और अब की बार आप सफल हो जाएं और आप पशु परिचर से भी ज़्यादा अच्छी नौकरी में सेलेक्ट हो जाएं और आपको अपने आप पर गर्व हो, आपके परिवार का आप पे गर्व हो, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप एक बार जोर लगा लीजिएगा। दोस्तों आपको निराश नहीं होना है। मैं आपको बताऊंगा कि पशु परिचर के डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, साथ में मैं बताऊंगा कि आपको अब सेफ रैंक कौन सी हो सकती है। पहले मैं टीएसपी एरिया में बात करूंगा, उसके बाद में नॉन टीएसपी एरिया में बात करूंगा। दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ तो कई लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया आती है। जैसे मैं कई वीडियो ग्रुप्स में शेयर कर देता हूँ, जैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ। मेरे क्या अभी नया यूट्यूब चैनल है, तो मेरे को ये शेयर करना होता है ताकि रीच हो और अच्छे व्यूवर्स आ सके। और मैं कंटेंट कोई भी ख़राब नहीं डाल रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जो नॉलेज मेरे पास हो मैं वो उसे दे सकूँ। फिर भी कई लोग बिना वीडियो देखे उस पर अपनी राय बना लेते हैं और कमेंट करते हैं। यहाँ तक कि मेरे को हंसी आई कि मैंने एक श्याम बाबा का वीडियो डाला था जिसमें कुछ भी नहीं था, श्याम बाबा का गाना लगाया था और मैंने शॉर्ट्स बना के डाला था, उसको 4-5 लोगों ने डिसलाइक कर लिया है। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, आप किसी का सपोर्ट नहीं कर सको, टांग मत खींचो। और मैं कहना चाहूँगा कि मैंने इन्हें पर्सनल मैसेज तो किया नहीं है, मैंने ग्रुप में वीडियो डाला है। ग्रुप में कई सारे कैंडिडेट्स अच्छा सपोर्ट्स भी दिखाते हैं, जैसे कई सारे वीडियोस पे मेरे 100 लाइक भी आ रखे हैं, जिससे अपन को खुशी होती है और आगे मतलब अपन थोड़े से मोटिवेट होते हैं। सॉरी, मैं क्षमा चाहूँगा अगर मैं मुद्दे से भटक रहा हूँ, अब मैं आगे बात करता हूँ। दोस्तों मेरे ये बताने का इतना ही मतलब था कि आपको हर स्थिति में पॉजिटिव होना है। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी
नॉर्मलाइजेशन की वजह से और कई सारी चीज़ों की वजह से बहुत बड़ी मतलब बात है कि आपकी रैंक अच्छी नहीं आ रही, योग्य होते हुए भी अगर आप पीछे जा रहे हो तो। दोस्तों अब हम आगे बात कर लेते हैं। जैसा कि अभी मैं बताता हूँ कि पशु परिचर में पोस्ट इंक्रीज हो गई है और अभी कुछ 253 पोस्ट यूआर की है टीएसपी एरिया में, तो जिसमें मान के चलो कि आप अब कैसे कितने तक सेफ है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी इसमें पहले तो क्या होगा कि यूआर में अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है तो गर्ल्स को पहले सीट दी जाएगी। तो इन अपन देखते हैं कि इन 253 में कुछ 22 या 25 गर्ल्स आ रही है, जिनको हटा दिया जाएगा तो ये पोस्ट बढ़ जाएंगे। पर वहीं अपन दूसरी ओर देखते हैं कि एक्स सर्विसमैन एलडीसीपी वगैरह भी जो है वो भी 20-25 आ रहे हैं। तो भाइयों बात तो वही रहेगी कि पोस्ट तो बच के इतनी ही बचे। तो मान के चलो कि अपने पास पोस्ट बचती है 250 जनरल के लिए, पर अब कई सारे एग्जाम्स में दूसरे कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं जिन्होंने बस ऐसे ही मजाक मजाक में पशु परिचर का एग्जाम दे दिया था। मैं मेरा बताता हूँ, मैं भी पशु परिचर के एग्जाम से 1 घंटा पहले सोच रहा था कि एग्जाम दूं या नहीं दूं। मेरे घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर मेरा सेंटर आया था, मेरा 4th शिफ्ट में पेपर था और मैं जाके एग्जाम दे आया था। इसमें मेरी रैंक अच्छी नहीं आ रही है, मेरा नहीं होना है, पर कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका लास्ट शिफ्ट में होगा या फिर जिनकी रैंक किसी भी शिफ्ट में हो पर अच्छी आ रही होगी। तो वो दोस्तों जिनका अदर एग्जाम में सेलेक्ट हो रहा है पर उन्होंने मजाक में दे दिया था, वो इसमें सिलेक्शन नहीं लेंगे, डीबी नहीं कराएंगे। तो वो कितने कैंडिडेट हो सकते हैं? मान के चलिए कि 250 तक तो आप लगभग सेफ हैं, 250 तक आप लगभग सेफ हैं। इसके बाद में वो कैंडिडेट हो सकते हैं कुछ, मान के चलिए इजी कह रहा हूँ मैं, आराम से इतने कैंडिडेट 50 कैंडिडेट तो आपको एलडीसी के ही देखने मिलेंगे जो लगभग इसमें होंगे। उसके अलावा दूसरे कैंडिडेट जिन्होंने मजाक में दे दिया, जैसे अभी आईए वाले, हॉस्टल वार्डन वाले, जीआरए वाले बहुत कम होंगे जिन्होंने ये एग्जाम दिया होगा। फिर भी फॉर्म तो जीआरए के रिजल्ट से पहले के निकले हुए थे इसलिए दे भी दिया हो। उसके साथ ही संगणक वाले और भी कई कैंडिडेट्स जो अदर एग्जाम में लग गए वो इसमें पार्टिसिपेट या डीवी नहीं कराएंगे, वो इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। तो आप मोटा मोटा मान के चलिए कि कहाँ तक सेफ रैंक हो सकती है। तो टीएसपी जनरल की रैंक मोटी 300 से लगा के 325 तक सेफ हो सकती है। इसके बाद में पॉसिबिलिटी है, आपका भाग्य है कि कितने बच्चे आपके मतलब इसमें डीवी नहीं कराते, अदर एग्जाम में सिलेक्शन ले लेते हैं, उस पर निर्भर करेगा। पर आपको क्या करना है, अगर आपकी रैंक 300 के आसपास भी है तो भी आपको आगे तैयारी चालू कर देनी है। आपको पटवार वीडियो या टीचर्स वगैरह वाली जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसको आगे करना है। आपको इसके भरोसे या फिर इस जॉब में संतुष्ट नहीं होना है। दोस्तों अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। जिन भी भाइयों का इसमें सिलेक्शन हो रहा है उनको मैं मोटे मोटे तौर पे आपके डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। उसके बाद में बोर्ड की वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी जो स्क्रूटनी से पहले आपको देखने की मिलेगी। और मैं मेरा एलडीसी का भी जो भी अगर डॉक्यूमेंट का अपडेट होगा वो आपको मैं इस पे शेयर चैनल पे जरूर करूँगा। आपको मैं एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ आपको क्या चाहिएगा। तो दोस्तों आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, साथ में RSCIT, अगर आपकी ग्रेजुएशन हो गया है या आपने ग्रेजुएशन इसमें भर रखा है तो आपको ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट, साथ में आपको डिग्री चाहिएगी। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ आपको और क्या चाहिएगा। आपको 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए टोटल, जिसमें से 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको गजेटेड ऑफिसर से वेरीफाइड कराने होंगे। साथ में 1 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होगा वो आपका जिस लास्ट स्कूल या कॉलेज से पढ़े हो वहाँ का चाहिएगा, जिस पे आपको किसी के साइन नहीं कराने, उस पर ऑलरेडी स्कूल की सील या कॉलेज की सील और प्रिंसिपल के साइन होंगे। और 2 आपको गजेटेड ऑफिसर के कराने होंगे जो कि 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आपको और क्या चाहिएगा। अगर आपने कास्ट भर रखी है, आप जनरल के अलावा किसी भी और कास्ट से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा, आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा। इसी के साथ में आप अगर टीएसपी से आते हैं तो आपको विशेष मूल निवास चाहिएगा।
जो कि विशेष मूल निवास चाहिए ना, जो कि 2018 के बाद अगर बना हुआ है तो आपका वैलिड है, और अगर 2018 से पुराना है तो आपका वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि 2018 में कोई सूचना जारी हुई थी जिसमें परिसीमन वगैरह कुछ हुआ था, और 2018 के बाद जो भी आ रहे हैं वो डिजिटल साइन वाले आ रहे हैं, उससे पहले शायद ऑफलाइन थे। तो अभी जो सुनने में आ रहा है उसके अनुसार 2018 के बाद वाले ही वैलिड है। उसी के साथ अगर आप नॉन टीएसपी से हैं तो आपको भी मूल निवास चाहिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। हाँ, नॉन टीएसपी के लिए सेफ रेंज क्या रह सकती है? नॉन टीएसपी के लिए सेफ रेंज क्या रह सकती है? दोस्तों, अन्यथा मत लेना, पर मैं बताना चाहूँगा कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, पर मैं क्या, जो मेरे पास नॉलेज है मैं उसको बढ़ाने आगे आगे एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपके पास मेरे से अच्छा नॉलेज हो, पर मैं भी राजस्थान एग्जाम्स की तैयारी करते करते लगभग 5 साल इस फील्ड में दे चुका हूँ, तो मुझे भी ठीक ठाक का नॉलेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास भी हो तो आप भी एक्सप्रेस करें, किसी की टांग मत खींचे और सपोर्ट करें। हाँ, मैं बताना चाहूँगा नॉन टीएसपी के लिए सेफ रेंज क्या रहेगी। तो इसका मुझे अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, तो मैं और अभी इसके लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप्स में बात करूँगा, कुछ दोस्त हैं वो बताएंगे, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। अभी मैं आपको मोटा मोटा कह सकता हूँ कि अभी आप, मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे आपको लिंक डाल दूँगा, जिस लिंक से आप मतलब अपने रोल नंबर वगैरह डाल के आप अपनी कैटेगरी वाइज रैंक पता कर सकते हैं, जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि आप सेफ रैंक में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और भी आप दोस्तों देखते रहना, आगे कई सारे अपने दोस्त ऐसे हैं जो आपको बताते रहेंगे सेफ रैंक वगैरह के लिए भी। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर कोई भी पशु परिचर वाला कैंडिडेट या कोई भी पढ़ने वाला कैंडिडेट आपके आसपास हो तो इस वीडियो को उस तक शेयर करें। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं मोटिवेट कर पाऊँ और मैं अच्छे से समझा पाऊँ। थैंक यू, आप सबका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आभार।